स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में वे यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो मेरा लास्ट क्लास में हमने एक वेक्टर स्टार्ट किया था, लेकिन एक्चुअली आपके बेसिक में इसका एक टॉपिक रह गया। ठीक है, जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास उसमें रह जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो चीज़ डिस्कस करके बेसिक मैथ्स को कम्प्लीटली फिनिश हम आज करते हैं। बट बेटा, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो आज के जो लेक्चर हमारे पास होगा उसमें छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, लाइक अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे लॉगरिदम। ये चार चीज़ों की हम बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको बहुत ईजी चीज़ें हैं, आपको एक बार में ही ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, दैट इज़ अलजेब्रा। अलजेब्रा आप इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इनको सॉल्व करना आप जानते हो। क्लास 10 तक आपने, क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने काफ़ी इक्वेशन सॉल्व करी हैं ऐसी, जो आपको कैसी दिखाई देती हैं कि ax² + bx + c = 0। ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जब भी ऐसी इक्वेशन हमारे पास आएगी तो हम ये श्रीधराचार्य मेथड लगा के हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखी है इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं। उन एग्जांपल्स में अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पहला एग्जांपल आपके सामने क्या है बेटा, x² - 7x + 12। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो x = कितना हो जाएगा, -b, यानी -7 है तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 7 + माइनस √b² - 4ac। तो b² क्या होगा, 7 का स्क्वायर यानी 49 -4 × 1 × 12। तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 × 12 कितना हो जाएगा, 48। तो 48/2a यानी 2। जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 49 - 48 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी क्या, यानी x के दो रूट्स हमारे पास आएंगे, दो सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे। वो क्या क्या होंगे, 7 + 1/2 और 7 - 1/2। तो यहाँ से बेटा जो हमारे पास वैल्यू आएगी x की वो कितनी आ जाएगी, 7 + 1 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 - 1 6 हो जाएगा। तो 3 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 4 और 3 यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशंस x के आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें कि x² - x - 30 = 0, यहाँ पे भी सेम मेथड हम लगाएंगे। तो x = -b कितना हो जाएगा यहाँ पे, +1 यानी 1। ठीक है, फिर प्लस माइनस b² - 4ac, b² कितना है, 1, और आपके पास -4ac। ठीक है, तो -4 × 1 × -30, तो कितना हो जाएगा, 4 × 30 कितना हो जाएगा, 120, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 120/2a। तो 2 × 1 यानी 2 हमारे पास हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 120 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 121, और 121 अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है, 11 की। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1 + 11/2 और 1 - 11/2। ये x की दो वैल्यूज़ हमारे पास बनेगी। तो यहाँ से सॉल्व करने पे 11 + 1 कितना होगा, 12/2 कितना होगा, 6, और 1 - 11 -10/2 -5। तो x की ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस हमें फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है ax² + bx + c, इससे हमें यहाँ कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, और x² के कोफिशिएंट्स को हमें यहाँ पे रेस्पेक्टिव जगह पे रखना है। आंसर खुद ब खुद हमारे पास चलकर आ जाएगा। आई होप से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपने पास है, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अपने को क्या बोलती है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं कि जब हमें एक बड़ी चीज़ को सॉल्व करना होता है, बड़े एक्सपेंशन को सॉल्व करना होता है, उस कंडीशन में बाइनोमियल थ्योरम हमें यूज़ आती है। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है बेटा कि 1 + x⁻n, अगर ऐसा कोई एक्सपेंशन हमारे पास है तो इसको जब हम ओपन करेंगे, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 + nx + n(n−1)/2 × x²। ये फैक्टोरियल 2 आप लोगों ने देखा होगा
अगर किसी ने नहीं देखा तो आपको बता देता हूँ। फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होगा, जो भी नंबर आपको फैक्टोरियल के साथ दे रखा है उससे पहले के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैं फैक्टोरियल 2 बोलता हूँ तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1। 2 से पहले कितने नंबर हैं, सिर्फ 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। अगर मैं फैक्टोरियल 3 बोलता हूँ तो फैक्टोरियल यानी 3 से जितने पहले नंबर होंगे उन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। अगर मैं फैक्टोरियल 5 मान लो मैं बोलता हूँ तो फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा, 5 और इसके जितने भी पहले के नंबर होंगे उन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बेटा, यानी 120। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल होता है। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें क्या मिला, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, लेकिन बेटा जो हायर ऑर्डर्स जो टर्म आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये बहुत ही छोटी आपके पास आने वाली है। ठीक है, कब, जब हम x की वैल्यू बहुत छोटी लेंगे, यानी व्हेन x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो बेसिकली हम यहाँ किसको कंसिडर करेंगे बेटा, सिर्फ जो शुरुआत की जो दो टर्म्स हैं, यानी 1 प्लस एन एक्स, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे और जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, और बेसिकली सिर्फ यही चीज़ आपके पास काम की रहेगी। तो जब 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन है और जब आपके पास जो x है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1, तो वहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी कि जो n है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आपका जो n है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगले में 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर माइनस एन है, तो जो माइनस एन आपको पावर में है ये x के साथ मल्टीप्लाई होके आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर एन, तो यहाँ पे n वापस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एन एक्स। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर माइनस एन है, तो माइनस एन x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम में बट आपकी यही काम आएगा। बाइनोमियल थ्योरम जब भी आप यूज़ करोगे आप वहाँ हमेशा क्या रखोगे कि जो x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी x यानी 1 के कंपैरिजन में x बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1001 रेस्ट पावर 1/3। अब 1001 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 1। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 1000 रेस्ट पावर 1/3। तो क्या ये मेरे पास एक्स 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन की फॉर्म बन गई क्या, नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, बिकॉज यहाँ पे जो x है बेसिकली वो 1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और हमें बाइनोमियल थ्योरम में जो कंडीशन है वो क्या है कि x 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन की फॉर्म बनाने के लिए बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1000 कॉमन ले लूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से 1000 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1000 को मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, 1/1000 प्लस 1 की पावर 1/3, ये मुझे मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व करूँ तो देखो ये 1000 रेस्ट पावर 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रह जाएगा मेरे पास, बिकॉज 1000 क्या होगा 10 रेस्ट पावर 3 की रेस्ट पावर 1/3, तो ये मेरे पास सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म क्या बन गई, 1 प्लस एक्स। अब 1/1000 जो होगी ये 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी होगी, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/1000 रेस्ट पावर 1/3। अब ये हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है उस फॉर्म में ये हमारे पास आ चुका है, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बस। तो यहाँ से सॉल्व करने पे इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 1 प्लस 0.001 की रेस्ट पावर 1/3, तो 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन। बस इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 या 1 प्लस
आपके पास 1/3 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/3 इंटू 0.001, ये मेरे पास यहाँ से फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इसको ऑल सॉल्व अगर अपन करें तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस और उसको अगर अपन और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इसको सॉल्व करने पे 0.0033। ठीक है, बिकॉज आपके पास एक का जीरो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 10.0033 इज़ दी आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में कि हमने 1+1000 लिखा 1001 को 1000 यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास 1+x⁻n की फॉर्म हमारे पास बन गई, और 1+x⁻n को हमने 1+nx से एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड करके हमने बस इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, उससे हमें क्या मिला फाइनल आंसर हमारे पास मिल गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इसी तरह का बाइनोमियल एक्सपेंशन पे हमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रखा है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस इज g डैश इक्वल्स टू gr² अपॉन r+h का होल स्क्वायर। इफ h इज लेस देन r देन g डैश विल बी। यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जो वैल्यू आपको दी हुई है वो कितनी है g डैश इक्वल टू gr² अपॉन r+h का होल स्क्वायर। तो अगर h लेस देन r है तो g डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पे वापस वही चीज़ कर देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं। g डैश कितना है gr² अपॉन r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ r² को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैं r² को यहाँ से कॉमन लूँगा मेरे पास क्या बन जाएगा, r² को मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो 1+h/r रेस्ट पावर होल स्क्वायर, और r² से यहाँ से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे जो g डैश की वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो क्या मिलेगी g अपॉन 1+h/r रेस्ट पावर 2। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ g, और जो 1+h/r है इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊँ अगर न्यूमरेटर में तो ये 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1+x रेस्ट पावर -n, और 1+x रेस्ट पावर -n का एक्सपेंशन कितना होगा 1 - nx। g डैश इक्वल टू g 1 - n कितना है 2 और x यानी h/r। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा g डैश इक्वल टू g1 - 2h/r। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली आप ग्रेविटेशन में ही पढ़ोगे जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, ये इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे पास काम आएगा जो किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये वेक्टर्स में आपका ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। जब भी कोई दो वेक्टर्स को आप सॉल्व करोगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे, वेक्टर्स क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। तो जब भी आप वहाँ पे किन्हीं भी जो दो क्रॉस जो वेक्टर्स आपके पास होंगे उनको सॉल्व करोगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, वहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम इसकी हेल्प से ही हम वहाँ पे वेक्टर्स को सॉल्व या वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है ABCD, अब देखो बेटा यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोज़ आपको दे रखी हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज़ यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपके पास रो, यानी रोज़, ये कहलाती हैं आपके पास रोज़। और जो वर्टिकल कॉलम आपके पास है यानी जो वर्टिकल लाइन आपके पास बन रही है ये वाली, ये वर्टिकल लाइन बेटा हमें कहलाती है कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगी रो कहलाएगी, और वर्टिकल लाइन आपके पास कॉलम कहलाएगी। ठीक है, तो जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस तरीके से और इस तरीके से इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे इसलिए यहाँ पे AD और दोनों के बीच में -BC, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। बस 4 हैं तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमेशा लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट को जो लेफ़्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है करने के बाद हमेशा माइनस का साइन आएगा, और फिर राइट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे ये जो मैट्रिक्स आपके पास थी यहाँ पे रो कितनी थी बेटा
देखो 2 रोज हैं, एक ये वाली, तो 2 रोज, ठीक है। और यहाँ कॉलम कितने हैं, ये वाला और ये वाला, यानी 2 कॉलम हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास है 2x2 मैट्रिक्स आपके पास है, 2x2 डिटर्मिनेंट आपके पास है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पास आ रही है दैट इज़ 3x3। यहाँ पे देखो 3 रोज हैं, 1 2 3, और 3 ही कॉलम हैं, 1 2 3। तो बेसिकली कौन सी मैट्रिक्स आपके पास है, 3x3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो जब भी 3x3 का डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा और जब उसको सॉल्व करना रहेगा, या 3x3 की मैट्रिक्स आपके पास रहेगी और उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगा, तो हम किसी भी एक रो को पकड़ लेंगे, या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप चूज़ कर लो। हमेशा कोशिश वो करो कि हमेशा वो कॉलम या रो आप चूज़ करो जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ आपके पास आए। मैंने ऐसा क्यों बोला, इसका रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम के थ्रू हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो रो या कॉलम मैं चूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली कौन सा चूज़ कर रहा हूँ, जो फर्स्ट रो मेरे पास है, यानी A1 A2 A3। मैं इस रो से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जब मैं A1 ले रहा हूँ, तो जब मैंने A1 को लिया, तो अब A1 जिस रो में है और A1 जिस कॉलम में है, मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो अगर आप देखो बेटा कि मैंने A1 से खोला, A1 किस रो में है, फर्स्ट रो में, और A1 किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इन दोनों को छोड़ दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। यानी ये क्या हो जाएगा, B2C3 माइनस C2B3, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं किससे ले लेता हूँ, अब मैं A2 से ले लेता हूँ, A2, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, A2 जिस रो में और A2 जिस कॉलम में होगा, आपको वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है और बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। जैसे ये A2 मेरे पास रहा और ये A2 अपने पास रहा, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी आपके पास बच रहा है उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, A2 को हटा दो, आपके पास क्या बचा है, B1C3 माइनस C1B3। जब हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेंगे तो ये आपको और इजी समझ में आ जाएगा। अब बेटा बस ध्यान ये रखना है कि जो बीच वाला कॉलम है, या इसको आप बोल सकते हो कि ये जो रोम्बस यहाँ पे बन रहा है, ये जो स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, ये स्क्वायर जिस एलिमेंट पे आ रहा है, जब आप उससे सॉल्व करोगे तो हमेशा माइनस का साइन आपके पास आएगा। यानी यहाँ पे क्योंकि A2 इस स्क्वायर पे आ रहा है, यानी जब मैं A2 से ओपन करूँगा तो यहाँ हमेशा किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो A2 B1C3 माइनस C1B3। उसी तरीके से बस प्लस, अब किसको ले लूँ मैं, A3 को ले लेता हूँ। जब मैं A3 को लेता हूँ, A3 को लेने से, A3 किस रो में है, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। A3 जिस रो में होगा और A3 जिस कॉलम में होगा, बस उसको छोड़ दूँ, उसके अलावा बाकी जो भी हैं उनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो बस यहाँ पे लॉजिक वापस वही, A3 ये रहा, तो आपके पास क्या बना, B1C2 माइनस C1B2। बस ये है बेटा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका। 3x3 की मैट्रिक्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप उठा लो और उसके जो एलिमेंट 3 एलिमेंट्स आपके पास है, उन 3 एलिमेंट से आपको उसको सॉल्व करना है, यानी ओपन करना है। तो जिस भी एलिमेंट्स आप ओपन करोगे वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास बचे हैं उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और बस ध्यान क्या रखना है, जिन जिन एलिमेंट्स पे स्क्वायर बना है वो उन एलिमेंट्स से जब आप ओपन करोगे तो वहाँ माइनस का साइन आपके पास आएगा। अब इसका आप देख लो, जो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल है, नीचे 1 0 -1 2 5 3 और 1 -1 2, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रो से इसको ओपन करता हूँ बिकॉज इसमें एक 0 आ रही है। तो जब मैं फर्स्ट रो लिखता हूँ तो 1, तो 1 से मैंने उसको ओपन किया, तो 1 जिस रो में है 1 जिस कॉलम में, मैंने उसको छोड़ा, तो मेरे पास बचा क्या, 5 3 -1 2, ठीक, 5 और 3 ये मेरे पास बचा। इस रो को मैंने छोड़ दिया और इस कॉलम को मैंने छोड़ दिया, बचा क्या मेरे पास, ये 5 3 -1 2। तो बस इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो 5 2 जा 10,
तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 5 2 जा 10 माइनस -3 ये मेरे पास 1 से मैंने ओपन कर दिया। अब 0 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं कि 0 मेरे पास ये रहा, तो 0 जिस रो में है यानी इस रो में, और 0 जिस कॉलम में है इस कॉलम में, इनको मैं छोड़ दूंगा और बाकी जो बचा यानी 2 2 1 3 इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 2 जा 4 4 -3 यानी 1 4 -3। ठीक है, उसी तरीके से अब जो -1 है इससे मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये -1, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, तो -1 जिस रो में है, -1 जिस कॉलम में है, इसको मैं छोड़ के बाकी जो भी बचा उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, यानी इन चारों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपके पास कितना बचेगा, ये -2 और -5। तो यहाँ से बेटा कितना आया मेरे पास, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और आपके पास -0 और आपके पास ये -7 × -1 + 7, यानी जो आंसर मेरे पास आया बेटा वो कितना आ जाएगा, 20 मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये वेक्टर जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको सॉल्व करने में हमें बहुत यूज़फुल होगा। बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम इसी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा, हम उसके ऊपर चलते हैं, दैट इज़ लॉगरिदम। लॉगरिदम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। लॉगरिदम क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। यानी एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते थे, देखो एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते थे कि जैसे मैंने बोला 2⁻1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2⁻2 कितना होगा कि 4 होगा सर। मैंने बोला 2⁻3 कितना होगा कि सर 8 होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 है, बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये आपके पास इनपुट है। 1 2 3 आपके पास क्या है, इनपुट है। और जो 2 4 8 है ये आपके पास क्या है, आउटपुट है। ये आपके पास क्या है, आउटपुट है। एक्सपोनेंशियल में बस आपका, एक्सपोनेंशियल में आप क्या दे रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो, यानी जो पावर है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो और उससे आपको फाइनल आंसर मिल रहा है। बेस आपके पास सेम है, पावर्स आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको फाइनल आंसर या फाइनल वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, लॉगरिथम में बेटा क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट आपके पास होता है। ऑपोजिट कैसे कि मुझे फाइनल वैल्यू पता होती है और मुझे पावर फाइंड आउट करनी होती है कि बेस की कितनी पावर होगी, तब मुझे वो फाइनल वैल्यू मुझे मिले। लाइक मैंने बोला यहाँ 16 मुझे मिल रहा है और बेस कितना है 2, तो यहाँ पावर कितनी होगी, यहाँ पावर कितनी होगी। ठीक है, तो जब इस k की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो k की वैल्यू जिस मेथड से मैं निकालूंगा, बेसिकली वो मेथड क्या कहलाएगा, लॉगरिदम कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम में डिफरेंस क्या है कि इनपुट और आउटपुट यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट होता है वो लॉगरिदम का आउटपुट होगा, और जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट होगा वो लॉगरिदम का इनपुट होगा। बस ये वाली चीज़ यहाँ पे रहती है। तो मुझे यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो बेटा वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा कि लेट अस सपोज मैंने क्या माना कि 2⁻k = कुछ भी आप मान लो c है। ठीक है, तो लॉगरिदम आपको क्या बोलता है कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लॉग, यहाँ क्योंकि यहाँ बेस 2 है तो वही बेस यहाँ भी 2 आ जाएगा और c, यानी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसका लॉग मैंने ले लिया। तो उसकी वैल्यू में जब क्या आई, k = log c बेस 2। ठीक है, 2⁻k = 16 है। ठीक है, अब हम बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे कि बेसिकली कैसे आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो k = log c। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे और लिखूँ कि b⁻k = c, b⁻k = c। तो यहाँ से अगर मैं लॉगरिदम से इसे ओपन करूँगा बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलेगी, लॉग, यहाँ बेस कितना है, b है, तो वही बेस यहाँ भी आ जाएगा और c मेरे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका k की वैल्यू मुझे इस तरीके से मिलेगी। अब जो हमने यहाँ बात की 2⁻k = 16, से एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, 2⁻k = 32।
ठीक है। यहाँ भी हम k की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले इस लॉगरिथम के कुछ रूल्स पढ़ते हैं और वो रूल्स पढ़ने के बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल बेटा आपको क्या बोलता है, यहाँ पे जो फर्स्ट रूल आपके पास है वो बोलता है कि log m इंटू एन, बी में यहाँ बेस क्या है, b है, और log m इंटू एन। तो जब भी m और n आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या होगा, log m प्लस log n, और बेस आपके पास क्या रहेगा, जो बेस सेम है यानी b, वही बेस आपके पास दोनों में रहेगा, यानी log बेस b इंटू m प्लस log बेस b n, ठीक है। अगर वो m और n ब्रैकेट में डिवाइड में हो गए तो बस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास आ जाएगा, यानी log m माइनस log n, और बेस b ही आपके पास रहेगा। ये वाली जो आइडेंटिटी बेटा, ये वाली आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन आप बोल सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ये वाली। ये क्या बोल रही है आपको कि log बेस b आपके पास है, log बेस b आपके पास है और m रेस्ट पावर k यानी एक्सपोनेंशियल आपके पास है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो पावर में आपके पास जो वैल्यू होगी यानी जो पावर होगी वो आगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ m रेस्ट पावर k था तो ये कितना होगा, k आपके पास आगे मल्टीप्लाई हो गया कहीं यहाँ पे, और एज इट इज़ हमने वापस सारी चीज़ एज इट इज़ लिख दी, यानी k log बेस b m। ये पावर, ये जो रूल है बेटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है log बेस b1, log 1 आप लोगे वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। और अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ यानी b और यहाँ पे जो वैल्यूज़, अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम हुई तो उस कंडीशन में आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 आपके पास आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब इस थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालते हैं ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन हमारे पास थे, यानी 2 रेज़ पावर k इक्वल टू 16। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा तो यहाँ पे मैं log ले लूँ, तो जैसे ही यहाँ पे मैं log लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों तरफ अगर मैं log ले लूँ तो k log बेस 2 और 2 इक्वल्स टू, इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस 2 16, ठीक है, log बेस 2 16। आपको पता है मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम आ जाएं, ये वाली, तो आंसर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे k इंटू 1 कितना हो जाएगा, k। अब 16 है, इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल में, 2 रेज़ पावर 4। और जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा, पावर होगी, वो पावर आगे कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमरेटर में, यानी 4 log बेस 2 2, और log बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बेसिकली k की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 4 मुझे मिल गई। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास है 2 रेज़ पावर k इक्वल्स टू 32, सेम लॉजिक यहाँ पे भी रहेगा। मैंने दोनों तरफ मैं log ले लेता हूँ तो मुझे क्या होगा, k इक्वल्स टू log बेस 2 32, ठीक है, इक्वल्स टू log बेस 2 रेज़ पावर 5, तो 5 आपके पास आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 5 log बेस 2 इंटू 2, और log बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस, और अगर आपके पास वैल्यू सेम रही तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 इज़ दी आंसर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन रहेंगे, बस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे इसके पास कुछ क्वेश्चन अपने पास है कि log 2 इंटू 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ बेस आपके पास e है, तो log बेस e आपके पास क्या होगा, m प्लस n, यानी log बेस 2 प्लस log बेस e 3, बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, log 2/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, log 2 बेस e माइनस log 3 बेस e, ठीक है, बस ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, log 8 बेस e, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस e, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ पावर 3। तो यहाँ से क्या होगा, पावर जब भी होगी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 log बेस e इंटू 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इससे नेक्स्ट हमें दे रखा है log बेस e इंटू 1, यानी log 1 आपके पास दे रखा है, log 1 हमेशा कितना होगा बेटा, 0, log 1 हमेशा कितना होगा, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर कितना आता है, हमेशा 1,
ठीक है। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वैल्यू हाँ आपकी कितनी आएगी, हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है log बेस 2 8 प्लस log बेस 2 4। तो ये अब इसको सॉल्व कैसे करें हम, कि जो log बेस 2 है और जो 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 3 प्लस log बेस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 4, ठीक है। तो देखो 3 आपके पास आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 log बेस 2 इंटू 2 प्लस 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 log बेस 2 इंटू 2। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये वैल्यू दोनों सेम है, बेस और वैल्यू दोनों सेम है, बेस और वैल्यू दोनों सेम है। इस कंडीशन में वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7 इज द आंसर। नहीं, हमने यहाँ मिस्टेक करी है, ये log 4 है, 4 बेटा क्या होगा 2 रेस्ट पावर 2 होगा, 2 रेस्ट पावर 2 होगा, 2 रेस्ट पावर 4 थोड़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो log बेस 3, ये 3 और 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस log बेस 3 और 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 4। जब भी पावर आपके पास होगी वो क्या होगी, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास 5 log बेस 3 इंटू 3 माइनस 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 log बेस 3 इंटू 3। ये वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 1, ये वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 1, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 इज द आंसर। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस अपने पास थे, ये हमारा लॉगरिदम कंप्लीट होता है। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या कंप्लीट किया, हमने अलजेब्रा कंप्लीट करी, उसके बाद हमने बाइनोमियल कंप्लीट करी, ठीक है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट देखा और डिटर्मिनेंट के बाद हमने लॉगरिदम देखा। तो ये कुछ बेसिक मैथ्स का पोर्शन था जो हमारे रह गए थे, इसके साथ आपके जो बेसिक मैथ्स है वो कम्प्लीटली आपके पास फिनिश होती है। आई होप ये बेसिक मैथ्स का जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली फिजिक्स की, जो आप इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होंगे, ठीक है बेटा।